हम सब सुख में आसन में बैठ जाएंगे। अपनी आराम की स्थिति ले लेंगे। अपने ही शरीर के स्पंदनों को महसूस करेंगे। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद करने के बाद अपनी ही सांसों के साथ जुड़ जाइए। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरी जागरूकता के साथ अपने सांसों को आते हुए जाते हुए देखिए। चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा उस परम चैतन्य तत्व की उपस्थिति अपने सांसों के आने और जाने से वो महसूस करिए। शरीर, प्राण, मन, शरीर यानी कि मन की शून्यता, कारण शरीर, सब तरह की स्मृतियां दूर करना है। महाकारण शरीर, आनंद की अनुभूति। विश्व शरीर, अखंड, हर एक जीवात्मा के साथ चारों तरफ परम चैतन्य के साथ अपना जुड़ाव, कनेक्टिविटी। निर्वाण शरीर, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णम उद्यचते। जब हम अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त कर लें। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर और भीतर से ब्रह्मांड की ऊर्जा बाहर। तो चलिए, अब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ गए हैं, अपने सातों शरीरों के साथ जुड़ गए हैं। महादेव और महादेवी, उनका हम आह्वान करते हैं। भीतर ही भीतर अपने दिव्य चक्षु से उन देवी देवताओं के आह्वान पर उनको नमन करिए। हल्का सा सिर झुकाकर उनको नमन करिए। महादेव, महादेवी,
महाअवतार बाबा, ब्रह्मऋषि पत्री जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, सप्तऋषि और अलग अलग लोकों के सभी देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे इस अखंड ध्यान में हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर हमारे चारों तरफ विराजमान हैं, हमारे चारों तरफ आ चुके हैं। हमारे सहस्रार से, सिर के ऊपर से बहुत ही सूक्ष्म प्रकाश में एक ऊर्जा हमारे सहस्रार से, सुनहरी ऊर्जा हमारे शरीर में नीचे की तरफ जा रही है। अपनी सांसों के साथ रहते हुए उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को धीरे धीरे अपने पीछे कमर के उस मेरुदंड में धीरे धीरे उस सुनहरी ऊर्जा को नीचे आने दीजिए। वो सुनहरी ऊर्जा उस सहस्रार से नीचे आज्ञा चक्र, यानी कि हमारा सिर के पीछे का बीच वाला भाग, यहाँ पर पूरी सुनहरी तरीके से फैल रही है। फिर उससे नीचे गर्दन और उससे नीचे अनाहत, यानी कि हार्ट सेंटर, दिल, उससे नीचे मणिपुर नाभि और उससे नीचे स्वादिष्ठान, नाभि का नीचे का सारा हिस्सा, और फिर सबसे नीचे का हिस्सा मूलाधार चक्र। मैं इस ऊर्जा से, इस सुनहरी ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से भर गया हूँ। बाहर से भीतर की तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे कण कण को जागरूक कर रही है, और कहीं पर भी कोई भी चित्त की वृत्तियां पड़ी हैं, वो सब खत्म होकर मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो रहा है। अपने चारों तरफ देवी देवताओं का प्रेजेंस, अपने चारों तरफ उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, और शरीर के भीतर एक जैसे बल्ब के अंदर रोशनी होती है, ऐसे ही पूरा शरीर प्रकाशमान, कहीं कोई अंधेरा नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार है ही नहीं। पूरी सांसों के साथ जागरूकता, सांस आ रही है और जा रही है।
ऊपर से सुनहरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलकर प्रकाशमान कर रही है। यही ध्यान, यही सांस हमें अखंड असीम यात्रा पर लेकर जा रहा है। अखंडता अनेक अनेक जन्मों में खंडित होकर हम बहुत काम करते आए, लेकिन इस बार हम उस वैकुंठ पर जाना ही है। बाहर से भीतर जाता हुआ सांस और भीतर से बाहर निकलता हुआ सांस, और पूरे शरीर में वो सुनहरी ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश, और मेरे चारों तरफ भी वही ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश मेरे चारों तरफ, और मेरे चारों तरफ देवी देवता ऋषि मुनि, उन सब का उपस्थिति, प्रेजेंस। जैसे ही सांस भीतर जाता है और उसके बाद सांस जब बाहर निकलने लगता है, यानी कि सांस नीचे से ऊपर की तरफ जब उठता है, तो यही कुंडलिनी जागरण है, यही कण कण में जागरूकता है। कोई भी शरीर का ऐसा कण ना रहे जो प्रकाशमान ना हुआ हो। अपनी सांसों की संपूर्ण जागरूकता के साथ उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर लेना है और अखंडता की ओर जाना है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सजगता के साथ, मन की शून्यता और सांसों के प्रति सजगता, पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ। समर्पण भाव। महाशून्य, जहां पर हम अपने मन शरीर और कारण शरीर सबको छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ महाकारण विश्व में शरीर। महाशून्य, अखंड ध्यान, अखंड की तरफ यात्रा। तुम शाश्वत हो, अमर हो,
ये शरीर बार बार अपनी ही आत्मा को धारण करता है। अनेक शरीरों में हम अनेक जन्मों में आए, लेकिन इस जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे। अपने ही सांसों की नाद को भी साथ ही साथ सुनना है। मेरी सांस भीतर की तरफ जा रही है और जब मेरी सांस नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, बाहर निकलने की तैयारी करती है, तो मेरी कुंडलिनी, मेरे कण कण में वो प्रकाश जगमगा रहा है। आज हमारा ध्यान उस पूरे दिव्य प्रकाश के ऊपर ही फोकस रहेगा। अपनी सांसों के प्रति सजगता, और जैसे ही सांस बाहर निकलने लगे, तुरंत कण कण में उस दिव्य प्रकाश की जगमगाहट। आपके भीतर से ही प्रकाश बाहर की तरफ निकलना चाहिए। जैसे सूरज अपने भीतर से प्रकाश जगमगा कर बाहर की तरफ रोशनी देता है, वैसे ही हम सब भी एक एक सूरज हैं। संपूर्ण शरीर प्रकाशमान। सांसों के प्रति जागरूकता और मन की शून्यता। अखंड यात्रा, वननेस, जहां से हम आए हैं, उस अखंड लोक से, जहां पर कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, हम सब एक हैं। उस बैकुंठ पर जहां पर अनेकों ऋषि इस साधना के द्वारा उस आत्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी साधना जो हमें अखंडता की ओर लेकर जाती है। कितनी साधारण, कितनी सरल है ये। आंखें बंद करके अपनी ही सांसों के साथ जुड़ना।
इस ब्रह्म मुहूर्त में वो परम चैतन्य तत्व हमारे सांसों के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और शरीर का ऐसा कोई भी कण नहीं है जिसमें अंधकार हो। इस बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर जाने से, और जब कुंडलिनी यानी कि हमारी सांस की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, तो जैसे ज्योत होती है वो प्रकाशमान करती है, इसी तरीके से वो कुंडलिनी शक्ति हमें प्रकाशमान कर रही है। यानी कि हमारे प्राणों की ऊर्जा हमारे कण कण में जाकर वो प्रकाश की जगमगाहट हमें भीतर ही भीतर दिखाई दे रही है। संपूर्ण शरीर प्रकाशमान, और प्रकाशमान होकर शरीर से ही प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा है। संपूर्णता, समर्पण भाव, अर्धनारीश्वर, किसी की कोई कमी नहीं भीतर, न पुरुष तत्व की न स्त्री तत्व की। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। चित्त वृत्ति निरोध। अब कोई स्मृतियां मैं इकट्ठी करूंगा ही नहीं, कोई स्मृतियां नहीं। ये सारी स्मृतियों के बोझ उठाकर बाहर फेंक दीजिए और संपूर्ण शरीर प्रकाशमान, भीतर ही भीतर अनेक रंगों को देखिए। जैसे ही हमें भीतर के रंग दिखते हैं, धीरे धीरे हमारा दिव्य चक्षु से हम पूरे ब्रह्मांड को भी जानने लगते हैं।
अब आखिरी के 2 मिनट। अपनी सांसों के साथ रहते हुए संपूर्ण सजगता दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में प्रकाश, जैसे सुबह सूरज निकलता है, अलग अलग तरह के रंग तमसो मा ज्योतिर्गम्य। सिर के ऊपर सहस्रार और सिर के भीतर तीसरी आंख का प्रकाश, जहाँ पर तीसरी आंख है वहाँ पर प्रकाश का अनुभव। वो प्रकाश कैसे बाहर निकल रहा है, आखिरी 1 मिनट सांस आती हुई और जाती हुई। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो इस प्रकार से
हम जो प्रैक्टिस है, हमारा कॉन्शियसनेस को महसूस करने का जो प्रैक्टिस है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है। जैसे जो हमारा बॉडी सेंसेशंस हैं, सेंसेशंस मतलब सेंसेस मतलब कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों में जैसे आपका ध्यान जाएगा कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपनी आंखों से आप क्या देखते हैं? रूप को देखते हैं। कानों से आप शब्दों को सुनते हैं। स्पर्श से, त्वचा से आप स्पर्श करते हैं। गंध महसूस करते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सिस्टमेटिकली जब आप अपनी आंखें बंद करें, अपनी बॉडी की साउंड को, शब्दों को सुनना शुरू करें, तो क्या होगा कि आपकी जो चेतना है जब जब टकराई होगी, जब जब कोलैप्स हुआ होगा और जब जब कुछ कुछ नई अनुभव, भावनाएं उत्पन्न हुई होंगी, तो सब चीजें आपको सुनाई देती हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है कि आपकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग मौन साधना में चले जाते हैं, विपश्यना में चले जाते हैं, साइलेंस में चले जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, मौन चले जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर इतना इंफॉर्मेशन, इतनी हमारी भावनाएं छुपी हुई हैं कि वो बार बार आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। अब इसको वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहें, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम साइंस, तो इसको कहते हैं कि अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, जो भी चीजें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम शब्द से शुरू कर रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पर आपके विचार आते हैं, आप कॉन्शियसली विचारों को अंदर पढ़ते चले जाते हैं कि ये विचार आ रहे, ये विचार आ रहे, ये विचार आ रहे। उसके बाद ये विचार कहाँ जाते हैं, कहाँ चले गए वो विचार? तो क्वांटम साइंस ये कहता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, आपका जो कॉन्शियसनेस का एरिया, जो बेड है, जो सागर है, जो समुद्र है चेतना का, फिर से उसमें अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग विचारों की शुरू होने लगती है। तो आज जो हम कल बात कर रहे थे कि हेल्थ एंड हीलिंग, हम किस प्रकार से अपनी सही स्वस्थता को प्राप्त करें, कैसे अपने आप को सेल्फ हीलिंग करें। तो क्या होता है कि जो हमारे विचार हैं, वो हमारे विचार अब एक और कॉन्शियसनेस के अंदर, उस सागर के अंदर डुबकी लगाते हैं, जो हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। नए नए विचार उसके अंदर आपस में टकराने लगते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग में जब तक पता नहीं लगेगा, जब तक हम अपने आप को नया बनाना नहीं चाहेंगे या हम उनको सुनना नहीं चाहेंगे, वो सुनाई नहीं देते हैं। जैसे बहुत तकलीफ आ जाती है, बहुत हम कभी कभी तकलीफ में होते हैं, दुख होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आराम से कमरा बंद करके आराम से बैठ जाते हैं, उदास होते हैं। तो आंख बंद करके अगर हम ये प्रैक्टिस करें, तो हमें ये पता लगेगा कि जो अनकॉन्शियस, जो प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब चेतना के सागर में बहुत सारी चीजें जो हम अनुभवों के आधार पर उसको डुबो लेते हैं, फिर से हमें पता नहीं लगता है, वहां से हम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से, नए विचारों से शुरू कर सकते हैं।
तो क्या है कि जो कॉन्शियसनेस है उसको हम कहते हैं कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। एक एक समुद्र है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और एक समुद्र है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम जागरूक होकर हम उसको दृश्य स्वरूप में बदलते हैं। अदृश्य स्वरूप में बहुत सारी चीजें हमारी फिर से अंदर चली जाती हैं, जैसे विचारों का अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेस होता रहता है, और हम अपने विचारों को, जैसे हमारे पुरानी जो स्मृतियां हैं, वो हमारी पुरानी स्मृतियां वहां पर ऊपर नीचे वो आपस में मेल खाती रहती हैं। मिक्स एंड मिंगल उन्होंने वर्ड दिया कि वो मिक्स होती रहती हैं, मिंगल करती रहती हैं, आपस में मिलती हैं। और फिर जब हम मेडिटेट करते हैं या जब हम साइलेंस में जाते हैं, नेचर में जाते हैं, तो एक नई डिस्कवरी होती है कि हम एक नए विचारों के साथ बाहर आते हैं, जिस पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कितनी सारी पुस्तकें लिखती हैं। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यू आर ए प्लेसिबो, बिकमिंग सुपरनैचुरल। सेम डॉक्टर अमित गोस्वामी ने कितनी सारी पुस्तकें लिख दी, क्वांटम इकोनॉमिक्स, क्वांटम डॉक्टर, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी किताबें। तो हमारा सिर्फ ये है कि मतलब ये है कि समझें हम कि वो हम जब विचार या हमारी फीलिंग्स, जो हम अपनी फीलिंग्स को प्रदर्शित करते हैं अपने अपने एक्शंस के माध्यम से, उसके बाद वो कहाँ चली जाती हैं? वो फिर से उसी डोमेन में चली जाती हैं जहाँ पे हमने पहले दिन से कॉन्शियसनेस को शुरू किया था, द डोमेन ऑफ रियलिटी, द डोमेन ऑफ एक्चुअलिटी। तो रियलिटी मतलब कि फिर से उस सागर में मिल गई, और हम चाहें तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को एक नई शक्ति दे सकते हैं। जब तक नहीं दे सकते, जब तक हम फिर से उस डोमेन ऑफ रियलिटी में नहीं जाते हैं। एक्चुअलिटी मतलब जो दिखाई देता है, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम बताते हैं कि देखो मेरा आज का अनुभव ये कहता है। तो हम जब अपने जीवन में एक एक स्टेप, एक एक क्षण जब हम आगे चलते हैं, तो हम अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, वो दिखाते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में। अब ये संगीता कैसी है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो व्यक्ति कैसा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपकी सेंसेशंस, आपकी भावनाएं, आपके विचार जब प्रकट होते हैं, तो मैनिफेस्ट होता है, वो एक्चुअलिटी दिखाई देती है कि ये एक्चुअल फॉर्म है। लेकिन फिर हम दोबारा से उसी डोमेन में वापस डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ये जो एक्शंस अभी जो हुए वो फिर से वापस चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं, आज तो हमने एक बार ऐसे हलवा बनाकर देखा था, कल हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। सो हम फिर से वहीं पर चले गए, और फिर से हम एक नई रियलिटी के साथ हम देखकर एक्चुअलिटी में उसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या करती है, जो चेतना है, चेतना कहती कि मैं तो हर जगह पर हूँ, लेकिन उसमें डोमेन में जब आप उस डोमेन में रहते हैं, रियलिटी में, मतलब कहने का भाव ये है कि हमें किसी भी चीज से चिपकना नहीं है। हम कंडीशनिंग ना करें अपनी, हम ईगो सेल्फ ना बनाएं। ईगो सेल्फ बनाते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, तो फिर हम उस चीज को बदल नहीं पाते। हम सोचते हैं कि बस यही है, मैं ही जो बोल रहा हूँ वो ही सत्य है। लेकिन कल जैसे स्टीफन हॉकिंग्स ने E=mc² को बोलकर आइंस्टाइन को कहा कि अगर यही थ्योरी रिलेटिविटी की है, तो इसका मतलब फिर तो पूरी दुनिया का जो नया इन्वेंशन है, डिस्कवरी, वो तो खत्म ही हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये थ्योरीज जो बनती हैं, अलग अलग जो थ्योरीज हैं, जब हम उस कॉन्शियसनेस में फिर से डुबकी लगाते हैं, उस डोमेन ऑफ रियलिटी में डुबकी लगाते हैं, तो फिर से एक नई थ्योरी आ जाती है। और नई थ्योरी में किसी ने बिग बैंग थ्योरी कर दिया, किसी ने न्यूटोनियन थ्योरी कर दिया, किसी ने डार्विन थ्योरी कर दिया, किसी ने अभी क्वांटम थ्योरी आ गई है।
तो सब अपनी अपनी नई नई थ्योरीज को, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, इस पूरे जगत को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अपनी मैथमेटिकल इवेल्युएशन से उसको सेट करते हैं। अब कल हमने बात यहाँ पर छोड़ी थी कि आपकी थ्योरी क्या कहती है। आपकी थ्योरी आप किस प्रकार से बनाएंगे? थ्योरी मतलब द न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएटिविटी। तो एक जो क्रिएटिविटी, एक रिसर्चर हैं थेरेसा एम्बिला करके, उन्होंने 4 तरह की क्रिएटिविटी को बताया। एक क्रिएटिविटी है फंडामेंटल क्रिएटिविटी, एक है सिचुएशनल क्रिएटिविटी, एक है आउटर क्रिएटिविटी और एक है इनर क्रिएटिविटी। अब इसको हमें बहुत आराम से, बहुत सहजता से समझना है कि हम जो भी कुछ अपने अंदर मेडिटेशन के माध्यम से, या हम योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से, या नेचर में जाने के माध्यम से हम प्रकृति को जब देखते हैं, तो हम जब ऐसी चीजों को देखते हैं, अंदर महसूस करते हैं, तो आपकी इनर क्रिएटिविटी वो मेंटेन रहती है या नहीं रहती है? इनर जर्नी हमने देख लिया कि हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, हमने देख लिया कि मेरा भौतिक शरीर मेरी सेंसेशंस के आधार पर काम करता है, और फिर हमने देख लिया कि मेरा जो प्राण शरीर है, प्राण मतलब कि आप जो भी कुछ इनहेल कर रहे हैं अपने सेंटर के में, आप अपनी सांसों के साथ रह रहे हैं, तो आपका जो प्राण शरीर है वो किस प्रकार से आपकी जर्नी को आपके साथ रखे हुए है। फिर उसके बाद आपका जो मेंटल बॉडी है, क्या वो विचारों से प्रभावित होकर हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है? क्या हम उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, हमारा ईगो सेल्फ डेवलप होता है? तो ये इनर क्रिएटिविटी में उन्होंने बताया कि इनर क्रिएटिविटी की जो आप पहचान गए, क्या आप उस पहचानने के बाद उस इनर सेल्फ को मेंटेन करके रखते हैं या नहीं रखते हैं? हर क्षण हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, हर क्षण हमारा जीवन आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो क्या मेरे मनस के भीतर जो विचार हैं और जो विचारों को मैं अर्थ देता हूँ, क्या वो मेरा अर्थ सही है या नहीं है? सो एक एक जो सेकंड है वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बहुत बड़ा संसार है, जगत है। एक एक क्षण जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो इनर क्रिएटिविटी है, इनर क्रिएटिविटी जो हम पहचानते हैं, आंख बंद करके देखते हैं, अपनी जर्नी को पहचानने लगते कि नहीं, अगर अब हम बेकार की बात बोलेंगे तो वो हमारी मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारा हम उत्पन्न करेंगे, सृजन करता है, हम जो भी कुछ उत्पन्न करने वाले हैं वो गलत उत्पन्न हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा भी डावाडोल होते हैं अपने मिडिल पाथ से। इतनी जागरूकता जब आएगी तो हम इनर क्रिएटिविटी में पास हो जाते हैं, हमारा टेस्ट है, हम पास हो जाते हैं। फिर है आउटर क्रिएटिविटी। सो आउटर क्रिएटिविटी क्या कहता है कि आप हर क्षण अपने जीवन में जो आपके लॉ ऑफ कर्मा, जो आपने स्टोर किए हैं, जो आपका ह्यूमन इवोल्यूशन आप डिसाइड करके आए हैं, नेचर इन्वोल्यूशन के बाद, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस कोलैप्स करती है आपके मनस के साथ, आपकी प्राणमय शरीर के साथ, आपकी फिजिकल बॉडी के साथ जब वो कोलैप्स करती है, तो आप किस प्रकार से, कोलैप्स करने का मतलब कि आपके पास, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा है, आउटर क्रिएटिविटी। क्योंकि इनर क्रिएटिविटी तो आसान है, जंगलों में चले जाना, हिमालय पर्वत पे चले जाना, 1 महीना चले जाना, गंगा जी नहा आना, ये सब इनर क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास। बट आउटर क्रिएटिविटी जो लॉ ऑफ कर्मा को क्रिएट करती है, आउटर क्रिएटिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। क्योंकि हम आउटर क्रिएटिविटी में हम अपने जो हमारे संबंध हैं, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हम उसमें किस भांति तक पास होते हैं, नहीं होते हैं। हमारा वो पास होना
उतना ही जरूरी है जितना हमारा इनर क्रिएटिविटी में हमारी अंदर की जर्नी है। दोनों तरफ से हमें बैलेंस करके उसको पास होना है। अब उसके बाद जब हम आउटर क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे नीचे के जो तीनों चक्रास हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारा मूलाधार, जहाँ पर हम अपना बिजनेस करते हैं, हमारी जन्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, वहां पर हमारी कनेक्टिविटी, हमारी एनर्जीज रहती हैं। अगर हम आज से लगभग 4000 साल पहले या 3000 साल पहले डॉन जुआन की पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत साल पहले पढ़ा, कार्लोस कैस्टेनेडा 7 साल अपनी जिंदगी से अपने घर से उकताकर बाहर चले गए। 7 साल उन्होंने रिकैपिचुलेशन को सीखा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो एनर्जी को जहां मैं बाहर छोड़कर आया था, मैं वापस कैसे करूं। रूमी चले गए, तो गुरु नानक जी बाहर चले गए। वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को देखा और जब पहचाना कि तुम अंदर ही हो, बाहर तो हो ही नहीं कहीं पर। रूमी बाहर भटकते रहे, फिर वापस आए घर पर। सेम कार्लोस कैस्टेनेडा, बहुत साल पहले पढ़ा उनके बारे में कि वो 7 इयर्स तक रिकैपिचुलेशन को पहचानते रहे कि मैं अपनी एनर्जीज को वापस इकट्ठा कैसे कर सकता हूँ। किस प्रकार से हम अपनी एनर्जीज को बाहर छोटे छोटे लालचों में छोड़ देते हैं। ये मेरा पेन है, मेरा धन है, और हम छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा छोड़ देते हैं कि हम आधे अधूरे भटकते रहते हैं। तो उसके लिए एक स्लाइड है। तो हमारी जो आउटर क्रिएटिविटी है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, उसमें हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। और तीनों के इन्वॉल्वमेंट में जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान, द रिलेशनशिप, हम किस प्रकार से एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं। हम इट इज बेटर दैट कि नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस ना हो एक दूसरे की जिंदगी में। क्यों हम इंटरफेयर करते हैं? तो नो इंटरफेरेंस इज ए बिग लॉ, यूनिवर्सल लॉ है ये। किसी भी की भी पेरिफेरी में एंटर करेंगे हम नहीं कर सकते। कोई हमें हक नहीं पड़ता एक दूसरे की हम उसकी लाइफ में हम इंटरफेयर करें। तो हम रिलेशनशिप्स को एक फ्रेंडली वे में, एक लविंग वे में रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करें। इट्स ए बिग 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 साइंस। हमारे चारों तरफ हमारे जो सर्किल्स हैं, जो हमारे सबसे नियर एंड डियर हैं, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। और फिर हमारा थर्ड जो चक्र है, ईगो सेल्फ, उसको बना डालते हैं स्मॉल आई। बस उसी में लिपटे रहते हैं। तो आउटर जो क्रिएटिविटी है वो मोर डिफिकल्ट है, इसलिए बार बार हम इस धरती पर आते हैं। देवता भी इस धरती पर आकर जन्म लेते हैं। 14 साल का वनवास ऐसे ही नहीं हो गया था। थिंक, गो इनसाइड, अंदर जाओ और सोचो क्यों ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि देवता भी इस धरती पर शरीर रूप में धारण करके यहाँ पर आते हैं और अपने कष्टों को पूर्ण करना होता है। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से उनका जीवन खत्म हुआ, उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ा। क्यों? समथिंग, कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो अपने अंदर की जर्नी बहुत आसान है। हम आंख बंद करके मेडिटेट करके, ये बहुत आसान है। लेकिन उसके बाहर जो आउटर जर्नी है, आउटर क्रिएटिविटी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कि हम अपने सराउंडिंग में, अपने जो रिलेशनशिप्स में, हमारा जो बिजनेस है, हमारा वर्क प्लेस है, हम वहां पर किस प्रकार से रहते हैं। अंदर अहंकार भर जाता है इनर क्रिएटिविटी में जाने से। देखो मैं तो ऐसा हूं, देखो मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली हैं, देखो मैंने तो ऐसा कर लिया है। अंदर जाने से पता लगता है, अंदर की आवाजें आती हैं कि यू आर डेवलपिंग योर ईगो सेल्फ, तुम वो डेवलप कर रहे हो। सो आउटर क्रिएटिविटी क्या होगी? धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस, लिगेसीज और सब कुछ रह जाता है। हिस्ट्री में कहते हैं कि वो तो बेकार था।
हिस्ट्री क्या बोलेगी? कुछ नहीं, बस अपने अंदर जाना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। वेद हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की तुम अपने अंदर जाने के बाद अपने बाहर के जो आपके लॉ ऑफ कर्मा है उसको अपने तरीके से यू डेवलप योर ओन थ्योरी, क्योंकि आपकी जर्नी है ये। आप किस प्रकार से अपने आप को देखो। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कॉन्शियसनेस जो शाश्वतता है वो कैसे मिलती है? तो जो शाश्वतता है उसको मिलने का तरीका क्या है? वो तो कभी मिट नहीं सकती, वो तो शून्य है, महाशून्य है। तो आप शून्य हैं या नहीं, टेस्ट करिए। अंदर क्या क्या हमने स्टोर कर रखा है, संग्रह कर रखा है। अगर संग्रह कर रखा है तो उसको निकाल दीजिए धीरे धीरे करके। शून्यता चाहिए, शून्यता। शून्यता को आप देखिए, एम्प्टी स्पेस को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। कोई जला सकता है? नहीं जला सकता। सिंपल है। तो हम इन चीजों को, मीरा को जहर का प्याला दिया, मरी वो नहीं, पता है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस। हमें देखो मार के, हम तो मर जाएंगे। हम तो थोड़ा सा कोई हमें कटाक्ष कर दे, हम तो जेलस में मर जाते हैं। हमें तो कोई कुछ कह दे तो हम उस दुख में रोते रहते हैं। हाँ, तो क्या है हमारे पास? हमारे पास कॉन्शियसनेस की बजाय हमारा ईगो सेल्फ डेवलप किया हुआ है हमने। कोई आके कहते कि क्या हो गया तो हम उसको ऐसे ही बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, गिल्ट में जीते हैं। नहीं, हमें एक एक वर्ड को समझकर हमें अपने जीवन से उन अनुभवों को भी निकालकर बाहर फेंकना है। कार्लोस कैस्टिनेडा का जो बुक है, अब तो नहीं याद है कौन सी पुस्तक है, लेकिन रिकैपिचुलेशन जब पढ़ा था, उन्होंने कहा कि योर बैड मेमोरीज आर योर गुड मेमोरीज, इट शुड बी वेनिश्ड। सब कुछ खत्म होना चाहिए, ना पुरानी यादें, ना अच्छी यादें, ना बेकार की यादें। कोई यादें तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। तब तुम खाली हो सकते हो, तब तुम अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकते हो, तब तुम कॉन्शियसनेस में परिवर्तित हो सकते हो। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये मेमोरी है, चलो अच्छा कर्म फल मिलेगा, आगे जाएंगे तो अभी हमने कुत्ते को रोटी डाल दी तो अच्छा फल मिलेगा, तो हम भाई बहुत अच्छे, कहीं अगले जाके जन्म में हम कहीं राजा बन जाएंगे, क्योंकि हमने कुत्तों को रोटी डाली है। कर्म और कर्म फल जोड़ते रहते हैं, गुड गुड थिंग्स भी जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, डोंट स्टोर एनी गुड और बैड थिंग्स इन योर लाइफ, यू लिव इट। और इसी को निर्वाण बोलते हैं, निर्लिप्तता बोलते हैं, द हायर स्टेट। जब हम तमस से, रजस से, सत्व से, शुद्ध सात्विक से, और हम निर्गुण स्थिति तक पहुंचते हैं। निर्गुण होकर अपने जीवन में अपने जीवन को बिताना, निर्गुण स्थिति में, तभी हम निराकार होते हैं। तो आउटर क्रिएटिविटी एंड इनर क्रिएटिविटी दोनों चीजें जरूरी हैं लाइफ में। और इनर क्रिएटिविटी आसान है, आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कुछ नहीं करना, कमरा बंद करना, म्यूजिक चलाना है, आंख बंद करना है और अपनी अंदर की जर्नी को हमें आगे बढ़ाना है। इजी इजी, वेरी इजी। लेकिन बाहर बाहर हम थोड़ा सा भी, लिटिल बिट भी ट्विस्ट हुए नहीं और हम गिरे नहीं। गिरे कहाँ? ये नाभि जो कमल है हमारे, यहाँ पे गिर जाएंगे, अहंकार डेवलप हो जाएगा, ईगो सेल्फ, छोटा आई बनाएंगे, बड़ा आई भूल जाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं। आउटर क्रिएटिविटी इज मोर डिफिकल्ट। दूसरों के साथ बात करना, नो इंटरफेरेंस सीखना, दूसरों के चीजों में इंटरफेयर करते रहते हैं, तो ये चीजें हमें छोड़नी है। फिर आता है सिचुएशनल क्रिएटिविटी एंड फंडामेंटल क्रिएटिविटी। 4 तरह की क्रिएटिविटी है। तो सिचुएशनल क्रिएटिविटी क्या है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमने डॉक्टर अमित गोस्वामी का पुस्तक पढ़ा, कार्लोस कैस्टिनेडा का जो पुस्तक पढ़ा,
और हमने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ा, तो इस प्रकार से जेन रॉबर्ट्स को पढ़ा, जेजेड नाइट को पढ़ा, या हमने शिव पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, तो उससे हमें पता लगता है कि ये ब्रह्मांड का जो स्थापना है या ब्रह्मांड का जो चलायमान स्थिति है वो किस प्रकार से अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमने उनको समझने की कोशिश की। सिचुएशनल क्रिएटिविटी की जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है, उस इन्वेंशन के आधार पर हम पूरे ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिचुएशनल क्रिएटिविटी है कि आप पिक एंड चूज करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, हम कई बार जो डॉक्टर अमित गोस्वामी का पुस्तक है उसमें सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक में उन्होंने दिया कि आपके पास जब आप जानने लग जाते हैं आपके पास 7 तरह की आइसक्रीम है, तो चूज 1 आउट ऑफ दैट 7। ये है सिचुएशनल क्रिएटिविटी। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद आप किस प्रकार से वहां से उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, कौन सी ऐसी चीज आपको ट्रिगर करती है कि देखो मैंने तो यू आर ए प्लेसिबो पढ़ा या मैंने क्वांटम डॉक्टर पढ़ा तो मेरी लाइफ में लिटिल बिट बदलाव आया। वो है सिचुएशनल क्रिएटिविटी, जब आप कुछ नई चीजों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता पढ़ी तो मुझे पता लगा कि देखो एक जीव आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है। मुझे पता लगा कि अल्लाहू अकबर कहने से या अर्जुन और कृष्ण बोलने से ये सब बातें एक ही हैं। कृष्ण भी परमात्मा है और अल्लाह भी परमात्मा है। और ये पता लगा कि अर्जुन और अकबर तो एक ही हैं जो अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो ये है हमारी सिचुएशनल क्रिएटिविटी। जब हम वो अपनी ही उस सिचुएशन में कहीं पर हमें कोई दुख महसूस होता है, कुछ पेन से निकलते हैं, उसके बाद हम कुछ नई चीजों को इन्वेंट करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ नई चीजों को जानना चाहते हैं, तो पता लगा कि अच्छा अल्लाह भी वही है, भगवान भी वही है। जो परमात्मा में पहुंच गया वो अल्लाह, अकबर जो शरीर समझता है, और अल्लाह जो परमात्मा में पहुंच गया है, भगवान कृष्ण जो योगेश्वर है, और अर्जुन जो शरीर है। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। अब हमें ये बात समझ आ गई कि उस अकबर में और अर्जुन में मैं भी शामिल होता हूँ। अगर मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ और उसी के अनुसार मैं अहंकार करता हूँ, तो मैं एक जीव आत्मा ही हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो उसके बीच के जो स्टेजेस हैं, जब हम ध्यानी बनते हैं, योगी बनते हैं, ऋषि बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महर्षि बनते हैं, ब्रह्म ऋषि बनते हैं, तो ये स्टेजेस है। उसके बाद फिर हम योगेश्वर बन जाते हैं। ये क्या है? ये सिचुएशनल क्रिएटिविटी है। हमें पता लगना शुरू हो जाता है जब हम स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो पुस्तकों को पढ़ते हैं या हम सुनते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को जब आप सुनेंगे तो आपको एक एक चीज अंदर अंदर जाएगी। अंदर जैसे तीर अंदर जाता है ना, ऐसे अंदर जाएगी उनकी वाणी कि अच्छा ऐसा था, गुरु नानक जी ने कैसे अपना जीवन बिताया होगा। हम वापस में बैक में जाके देखते, इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब लिख दिया। क्यों? क्योंकि अंदर जाने के बाद, इनर क्रिएटिविटी के बाद, आउटर क्रिएटिविटी और सिचुएशनल क्रिएटिविटी के बाद उन्होंने एक ग्रंथ को रचना शुरू किया। उनके अंदर से जो अंदर आता रहा, उसके बाद वो फंडामेंटल क्रिएटिविटी में बदल गया। इन्वेंशन ऑफ द न्यू साइंस। फिर आप अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, जिसको कि आयुर्वेद में आयुष जो है ना, एस जो शब्द है, दैट इज द सिद्धा। सिद्धा मतलब कि आपका विजडम उसमें ऐड हुआ है, द सिद्धा सिस्टम। आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ऐसे है आयुष पूरा। तो उसमें जो एस है, देयर इज ए सिद्धा सिस्टम, कि यू आर पुटिंग योर विजडम, योर एक्सपीरियंस, एंड यू आर मेकिंग द न्यू थ्योरी।
चरक बता गए कि 3 चीजें मिलाने के बाद आपका जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा, लेकिन एक डॉक्टर अपनी विजडम से ऐड करेगा कि देखो 3 चीजों के साथ मुझे लगता है कि मुझे ये चीज ऐड करना चाहिए, दैट मेक्स द सिद्धा सिस्टम। सेम इसी तरीके से जब हम सिचुएशनल क्रिएटिविटी को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि अच्छा अब शाश्वतता ये चीज है, देन यू क्रिएट समथिंग न्यू। दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरी, योर फंडामेंटल क्रिएटिविटी। तब आप जानते हैं कि अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया था। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ महीने पहले ही जब डीप मेडिटेशन में गए तो हु की जो साउंड है वो अपने आप ही आने लगी, और अंदर से आया कि जो हु की साउंड है, बहुत बड़े बड़े जो हमारे स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हु को बोलते हैं, लेकिन नहीं पता था कि ये हु कहाँ से आता है, लेकिन अपने अंदर से आने लगा। हम्म आप एक हैप्पीनेस में, आपका एक डीपर मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको हु की साउंड पता लगी, ओ माय गॉड यहाँ से हु आ रहा है। लेकिन सिचुएशनल क्रिएटिविटी में पढ़ा, कहीं किताबों में है, कहीं यूट्यूब पर सुना है, दैट इज द सिचुएशनल क्रिएटिविटी। लेकिन जब आप अपने अंदर से उस अनुभव को पहचानने लगते हैं, अच्छा ये है, इतना आनंद आता है, तो जब आपको आनंद आता है तो ऑटोमेटिकली आप हु की साउंड बोलने लगते हैं, अच्छा ये है। सेम इसी तरीके से जो कल एक पिक्चर दिखाया युक्तेश्वर गिरी जी की पुस्तक से, उसमें बताया कि जब आप श की साउंड, जब आप सांस लेते हैं तो स की साउंड आती है, अंदर जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो श की साउंड आएगी। सो इट क्रिएट्स द श हियर, यहाँ पे श की साउंड आती है। लेकिन ये तो हमने सिचुएशनल क्रिएटिविटी में पढ़ा। तो फंडामेंटल क्रिएटिविटी क्या है कि जब आप उसको पहचानने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, आप खुद जानने लगते हैं कि अच्छा मेरे अंदर से जब मैं लेता हूँ सांस तो स जो है उसका फ्रीक्वेंसी अभी लो है, और जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो श की साउंड और तेज आ रही है। सो इट इज योर एक्सपीरियंस, योर विजडम। तब आप खुशी से, मतलब फूल जाते हैं आप, खुशी में ऐसे घूमते हैं, अच्छा आज मुझे पता लग गया इसका जो रियल एसेंस है, दैट इज द फंडामेंटल क्रिएटिविटी। फिर आप क्या करेंगे, आप उस चीज को पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा ऐसे होता है, कुछ और भी हो सकता है क्या, फिर कुछ और नई डिस्कवरीज आप शुरू करेंगे। अच्छा अगर मेरे गले में हु की साउंड बोल रहा हूँ तो मेरे को कौन कौन सी साउंड आ रही है, अ की साउंड है, एह की साउंड है। जैसे कई बार आप अंग एह बोलते हैं तो अह कहाँ से आ रहा है, आप कई बार आप खुद प्रैक्टिकली देखिए कि जब आपको अह की साउंड आती है तो आप कैसा कैसा फील होता है आपको, अच्छा ऐसा था, हाँ ऐसे। तो जो है सेपरेशन, मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड, वो थ्योरी अलग रह जाएगी, आपकी एक फंडामेंटल क्रिएटिविटी अलग आ जाएगी। तो ये है आपका खुद का क्रिएशन। इसीलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ चंद्रमा के ऊपर बैठे बैठे नीचे धरती पे देखते रहते हैं कि अच्छा देखते हैं कि कौन जो है परमात्मा में कन्वर्ट हो रहा है। सो अपने अंदर जब हम जाते हैं उस इनर क्रिएटिविटी में, और बाहर अपने आउटर क्रिएटिविटी में जीना सीखते हैं, हम आउटर क्रिएटिविटी में बहुत अप डाउन्स आते हैं, बहुत अप डाउन्स, दैट इज अ डायनेमिक साइकिल, उसको डायनेमिक साइकिल बोला गया है। और फिर हम सिचुएशनल क्रिएटिविटी, हम अपनी सिचुएशंस में, अपनी फैमिली में किसी तरह का भी सिचुएशन है, उसके बाद हम उसमें कई नई न्यू इन्वेंशंस चाहते हैं, नई क्रिएटिविटी चाहते हैं। हम कहते हैं कि आज हम अपनी दीवार पर पेंटिंग करेंगे, मेरा हॉबी ये है, दैट इज द सिचुएशनल क्रिएटिविटी। तो आप अपनी हॉबी को भी जरूर पहचानिए। आपको गाने सुनने का शौक है, यू मेंटेन इट, दैट योर हॉबी, सस्टेन करिए उसको। ऐसा नहीं कि किसी ने उदासी में कर दिया तो आप अपने गानों को भूल जाएंगे, या ठीक है जी हम तो, मेरी सहेली जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती है तो मैं भी अपने वाइट कपड़े डालने शुरू कर देता हूँ। नो, you just maintain your situational and fundamental creativity.
आपको क्या पसंद है, आपकी थ्योरी क्या कहती है, आप अंदर से क्या चाहते हैं, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी इच्छा क्या करती है, वो आपकी थ्योरी है। उसी से आप शाश्वत हो सकते हैं, दूसरों की थ्योरी से नहीं शाश्वत हो सकते हैं। आपको अपनी थ्योरी डेवलप करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस को किस प्रकार से आप सस्टेन कर सकते हैं। सिचुएशनल क्रिएटिविटी इज आउटसाइड क्रिएटिविटी। अब वहां पर वो इन्वेंशंस हैं, जो इन्वेंशंस अभी हम, जैसे जो टेक्नोलॉजीज, जैसे अब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है हमारी सिचुएशनल, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिविटी। लेकिन हम अभी बंद कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी थ्योरी डेवलप कैसे करें, हम खुद में अंदर कैसे जाएं, दैट इज योर सेल्फ प्रोग्रामिंग। ये आपकी प्रोग्रामिंग है। कहाँ पर? गहरे तल पर, बहुत गहरे तल पर, जहां पर और कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं है। यू आर अगेन, यू डिप इनटू द डोमेन ऑफ रियलिटी। उसमें फिर से डुबकी लगा लीजिए। ठीक है, मैंने अभी मैनिफेस्ट किया, ये फूल देखा, ये कमरा देखा, ये देखा, वो देखा, इट्स ओके। अभी मैं फिर से अपनी डोमेन ऑफ एक्चुअलिटी से फिर डोमेन ऑफ रियलिटी में डुबकी लगा रहा हूँ। एंड यू चेंज again and again, and you are becoming new and the supernatural being. आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड से रहते हुए अपनी सिचुएशंस के आधार पर अपनी फंडामेंटल क्रिएटिविटी को उत्पन्न करके आप फिर से एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं। सो एक जर्नी है ये। तो इस प्रकार से हम अपनी फंडामेंटल क्रिएटिविटी को, हम जो हमारा मूल मौलिक, मतलब फंडामेंटल, मतलब आपका जो बेसिक मूल अंदर जो हम कभी छोड़ आए थे, हम फिर से उस मूल को पकड़ रहे हैं। जहां पे हम फिर से कहेंगे तो कुंडलनी, वो कुंड जो अभी सो गया था, जहां पर स्लीपिंग स्लीपिंग था, सब कुछ ठहर गया था, वहां पर हम फिर से एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। सो कुंडलनी कुंड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास से कहीं नहीं जाने वाला। बस हम वहां पर जो बर्थ और डेथ है, एक बार जो हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, उसको एक बार फिर से खत्म करके फिर से एक नई क्रिएटिविटी को जन्म देना है। उस सिचुएशनल क्रिएटिविटी से बाहर निकलकर उस फंडामेंटल क्रिएटिविटी को ढूंढना है, जहां पर हम शाश्वत हो सके। सो अपनी जो थ्योरी है, आप अपनी थ्योरी को डेवलप करिए। किस प्रकार से आप अपनी थ्योरी को डेवलप करना चाहते हैं, एंड यू ऐड एवरीथिंग, सभी कलर्स डालिए अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं कि बस आप एक चाल में चल पड़े और जी यहाँ पर आपने चंदन लगाया और सफेद कपड़े डाल लिए या खड़ाऊ डाल ली या आपने किताब ही पढ़ ली। नहीं, आपके डिजायर्स फिर भी रहेंगी। फिर से ऑर्थर पॉल बोलते हैं या ओशो बोलते हैं, वो कहते हैं कि यू डू नॉट सप्रेस योर डिजायर्स। आपका अगर लाल रंग पहनने का, पिंक पहनने का, स्काई ब्लू पहनने का अगर दिल करता है तो उसको पहनिए, एक्सपीरियंस करिए, उसको महसूस करिए, आपको कितना अच्छा लगता है। एंड दैट इज द हैप्पीनेस इंडेक्स। वही हैप्पीनेस इंडेक्स है आपकी खुशी का। खुशी से फूले नहीं समाएंगे जब आप अपनी ही चीज को अपने तरीके से करना चाहेंगे। दूसरा आके कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें तो ना ये कानों के जो लॉन्ग हैंगिंग से अच्छे नहीं लगते। ठीक है, दूसरे को नहीं अच्छे लगते होंगे, आपको अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। आप देखिए, जाइए शीशे में देखिए अपने आप को, आपको अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। आपका अंदर से वॉइस क्या कहता है, उसको सुनिए। जब हम उसको सुनते हैं तब हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, ना कि दूसरों के कहने से। दूसरों के कहने पे नहीं जाना है, अपनी बात को अपने अंदर ही सुनने की आदत डाल लें। नहीं नहीं, शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कैसे अच्छे लग सकते हैं। फिर से ठहरिए, फिर से उस डोमेन ऑफ रियलिटी में डुबकी लगाइए। अच्छा, वहां पे तो मल्टीपल, इतनी सारी पोटेंशियलिटीज हैं, नए थॉट्स पड़े हैं,
आपकी नई फीलिंग्स पड़ी हैं, आप नए फीलिंग के साथ बाहर आ सकते हैं, तो आप नई फीलिंग के साथ बाहर आइए। शाश्वत होने के लिए आपको नई चीजों को इन्वेंट करना है। आपके भीतर जो अंदर पड़ी हैं अभी अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग विचार आते हैं कि शायद मैं ऐसा करता तो हाँ, तो उसको अंदर एक बार डुबकी लगाइए और पहचानिए कि आज मेरे को कैसे अच्छा लग रहा है। जब हम स्माइल करते हैं तो साइंस क्या कहती है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके पूरे चेहरे की मस्कुलर सिस्टम है, आपका जो इंटरनल वेसल सिस्टम है, जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेसल्स हैं, सारी एक्सपैंड करती है, सारी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ योर दिस वर्ल्ड, गले से ऊपर का जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो स्माइलिंग, अपने शीशे में देख के कभी कभी कटाक्ष से स्माइलिंग आती है, बहुत साल पहले की बात है, ऐसे कटाक्ष से भी स्माइल आती है, अच्छा तो बदल रही है, ऐसे भी स्माइल आती है जब आप शीशे में देखते हैं। तो सीरियसनेस से परे जाकर थोड़ा स्माइल करके देखें कि ये स्माइल कैसी है, कटाक्ष वाली कि हाँ बदल गई है, अच्छा आज ऐसा ऐसा लग रहा है, तो आप कितने बदले हो, 10 साल पहले का आप कैसे थे और 10 साल बाद के कैसे हो, क्या आप में कुछ बदलाव आ रहा है। तो आप, हाँ, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, अंदर ही अंदर की जर्नी थी। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये आउटर क्रिएटिविटी, आउटर वर्ल्ड कितना इम्पोर्टेंट है, और अभी भी बहुत गैप है मुझ में, मुझे पता है कि मैं अभी भी इतना इतना नहीं हूँ, सोशल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सीखा। क्यों? क्योंकि हमें आउटर वर्ल्ड में भी जाना सीखना है, आउटर क्रिएटिविटी को भी सीखना है और इनर क्रिएटिविटी को भी सीखना है। इसीलिए इतनी सारी पुस्तकें पढ़ डाली। जो कार्लोस कैस्टेनेडा की पुस्तक है, उसमें जब रिकैपिचुलेशन मैं अपनी लाइफ में कर रही थी तो 6 महीने तक दीवानापन था कि मुझे रिकैपिचुलेशन करना है, मुझे करना है, मॉर्निंग में उठ के, मतलब इतना दीवानगी थी कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना है तो मुझे 1 ईयर में इसको प्रॉपर खत्म करना है, ऐसे नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, फास्ट नहीं पढ़ सकती हूँ, एक नेचर है। फिर धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड में कदम रखना सीखा कि कैसे बात करना है किसी से, कैसे किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी रिलेशनशिप्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में हर किसी के साथ कि हम किस प्रकार से आउटर क्रिएटिविटी को सीखें। इनर क्रिएटिविटी बहुत आसान है, ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आसान है, बट उसको अमल करना, एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। इसीलिए कितने कितने जन्म लग जाते हैं एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो हमें स्टकअप नहीं होना है अपनी लाइफ में, और कुछ सेकंड अपनी लाइफ में जरूर रखिए, सेकंड नॉट मिनट। लाइक आप 1 मिनट में आप देखिए कि आप जब सांस लेते हैं 7 to 8 सेकेंड में आपका एक ब्रेथ कंप्लीट होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इस महीने के बाद, हमारा पूरा ब्रेथ एनर्जी के ऊपर रहेगा। तो क्या है कि एक एक सेकेंड आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड का हिसाब रखना है। कल का टेस्ट है कि 7 सेकेंड, आप 7 सेकेंड में आप सांस लेकर छोड़ रहे हैं और सांस लेकर छोड़ रहे हैं, और उसके बाद आप बिल्कुल सांस को लेना छोड़ दीजिए। और कौन से विचार आ रहे हैं, द अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, मतलब आपने सांस लिया, छोड़ा, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक ये अभ्यास किया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए सांस लेना, और फिर अंदर जो
जब आप डोमेन ऑफ रियलिटी में डुबकी लगाएंगे, दैट इज योर कॉन्शियस स्टेट, एक्चुअल स्टेट है। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जब आप छोड़ देंगे तो फिर आप फिर से डुबकी लगाएंगे, वहां पर विचार आने लगेंगे। तो विचार आने दीजिए, जो विचार आ रहे हैं वो आते रहेंगे। आपको पता लगेगा कि अंदर जो पहले मेरे विचार थे, वो विचार जहां पर उस बेड के ऊपर उस कॉन्शियसनेस के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, डायरेक्टली दिखाई देगा आपको। तो ये एक प्रैक्टिस है, वेरी फेमस प्रैक्टिस है, आप नेट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर अमित गोस्वामी का सबसे फेवरेट प्रैक्टिस है, डू और बी। डू और बी। डू मतलब आप कॉन्शियसली आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और बी का मतलब बीइंग, जैसे हैं आप वैसे ही अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। डू एंड बी, डू एंड बी, डू बी बोलते हैं इसको। एंड इट इज ए वेरी 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 गुड प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप 2 मिनट 3 मिनट तक आप एक ब्रीदिंग साइकिल को रखिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। फिर नेक्स्ट 3 मिनट आप उसको लेना छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट 3 मिनट देखिए कि मेरी बॉडी में क्या बदलाव आ रहा है। बीइंग, आप कैसे हैं, आपको महसूस होगा कि आप कैसे हैं। सो ये एक प्रैक्टिस है, वंडरफुल प्रैक्टिस है। एक तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और एक रिकैपिचुलेशन है, उसका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन रिकैपिचुलेशन में होता है कि आप एक कोई भी इंसिडेंट है आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करता है, तो क्यों क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि आप वहां पर अपनी एनर्जी छोड़कर आए हैं, और उस एनर्जी को आपको वापस लेना है, जहां पर आप अपनी इम्प्रिंट्स छोड़कर आए हैं। तो उस एनर्जी को जब हम वापस लेते हैं, तो हम अपने फिर से अपनी सांसों के आधार पर अपना काम करते हैं, और उस पिक्चर को याद करते हैं। इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। तो किसी दिन हम रिकैपिचुलेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वैसे ये कुछ लगातार 1 हफ्ता हमें करनी पड़ेगी ये एक्सरसाइज, उसके बाद ही हम रिकैपिचुलेशन को सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर क्लास रख लेंगे इन द नेक्स्ट मंथ इस प्रैक्टिस के लिए, एंड इट इज़ ए वंडरफुल प्रैक्टिस। तो जो कार्लोस कैस्टिनेडा हैं और एबिलर्स जो हुए, डॉन जुआन हुए, बहुत सारे एबिलर्स आज भी इस धरती पर काम करते हैं, बनिस्बत कि हम उन मास्टर्स को, उन एबिलर्स को वो हमारे पास आए और हमारी हेल्प करें।